नमस्कार साथियों, वेलकम टू एग्ज़ाम रनवे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से नई करंट अफेयर क्लास करने जा रहे हैं। देखिए, ये क्लास उनके लिए महत्वपूर्ण है जो खास करके यूपीएससी, पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी या आने वाला उत्तराखंड पीसीएस या एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे, एसएससी, बैंक वाले भी इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2026। इसका जो आयोजन हुआ कब हुआ? तो 28 मार्च से 31 मई तक हुआ। इसका प्रशासक कौन है? बीसीसीआई। ये कैमा संस्करण है? तो 19वां संस्करण है। इसको ध्यान रखिएगा। स्टार्ट कब हुआ था? 2008 में स्टार्ट हुआ था, तो ये 19वां संस्करण है। ठीक है। इसका प्रायोजक कौन सा है? टाटा समूह। इसको ध्यान रखिएगा। और जो इस बार की विजेता है, रॉयल चैलेंजर बंगलौर जीता है। और इसके पहले भी रॉयल चैलेंजर बंगलौर नहीं जीता है। तो देखिए, ये रॉयल चैलेंजर बंगलौर का जितना अपने आप में एक हम लोग के लिए मोटिवेशन का है। कोई भी टीम इतना अथक प्रयास के बाद आपका 19वां संस्करण और 18वां संस्करण में जीता है, तो आप किसी भी काम को पूरी शिद्दत से करते हैं, मेहनत से करते हैं, कंटिन्यूटी से करते हैं, तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है। तो बंगलौर विजेता रहा है। और वो विजेता कौन है? गुजरात टाइटंस है। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, आईपीएल का 2026 का पहला शतक जो थे संजू सैमसन ने लगाया है। और ग्रीन डॉट बॉल अवार्ड किसे मिला है? मोहम्मद सिराज को मिला है। और फेयर प्ले अवार्ड मिला है पंजाब किंग्स को मिला है। उसके बाद सबसे ज़्यादा चौका लगाने वाले साई सुदर्शन बने हैं। और सबसे लंबा सिक्स लगाने वाले तिलक वर्मा बने हैं। तो इसको देखिए, विजेता टीम देख लीजिए। ठीक है। सबसे पहले विजेता कौन बना था? तो राजस्थान रॉयल्स बना था। इसको ध्यान रखिए। चलिए अब आगे देखते हैं। कुल टीमें कितनी है? 10। कुल मैच 74 हुआ। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी। ठीक है। 15 साल के लड़के ने देखिए अपने काबिलियत से पूरी दुनिया में तबाही मचा रखा है। उसके बाद पर्पल कैप कगिसो रबाडा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव सूर्यवंशी। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी। और सुपर स्ट्राइकर वैभव सूर्यवंशी। सर्वाधिक सिक्स वैभव सूर्यवंशी। ये देखिए, सब वैभव सूर्यवंशी को पुरस्कार मिला है। उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल विराट कोहली। और कैच ऑफ द सीजन मनीष पांडे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 2028 में। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है ये आपको मुंबई में पड़ता है। और वर्तमान जो अध्यक्ष है इसका मिथुन मिन्हास है। इसको ध्यान रखिएगा, ये करंट में आपको पूछा जाता है। उसके बाद सचिव कौन है? तो देवजीत सिंह सकाड़िया हैं। और सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिके थे? ऋषभ पंत बिके थे। ठीक है। तो देखिए, हाल ही में क्या किया गया है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 38 कर दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर के 38 कर दिया गया है। अब क्या होगा? 37 अन्य न्यायाधीश होंगे प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, सीजेआई होंगे। तो कुल कितना हो गया? 38 हो गया। इसको ध्यान रखिएगा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बदलाव। देखिए, सेमीकंडक्टर क्षेत्र से हमेशा क्वेश्चन अभी करंट में बहुत पूछता है। तो क्या कह रहा है? उड़ीसा ने उन्नत सेमीकंडक्टर स्ट्रोबेट निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए इंटेल कॉर्पोरेशन और 3D ग्लास सॉल्यूशन के साथ विशाल समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। देखिए, एक यूपीएससी का आप पेरी का क्वेश्चन 2026 का देखिए, तो मिलान करने के लिए दे दिया गया था। 4 स्टेटमेंट था, बोला था इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब सेमीकंडक्टर से लेकर के कहा नहीं किया। तो उसमें एक ऑप्शन उड़ीसा भी था। अब आगे कह रहा है भारत ने डी फेक क्षेत्र में नवाचार किया है। शिक्षा मंत्रालय ने आईटीआई में बम्बे में भारत और इनोवेशन प्री समिट के मेजबानी की है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ से आप डी टेक समझिएगा तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होंगे। साइंस टेक नहीं मारना है, यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं मारना है। कौन मंत्रालय ने किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। अब कह रहा है ताइपे कैपिटल कप 2026 टीम इंडिया ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है। उपलब्धि 2 रजत पदक जीता है और 3 मेरिट पुरस्कार जीता है। इसको ध्यान रखिएगा। 10 वर्षीय रोडमैप भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के भविष्य के लिए जारी किया है। ये विजन कब है? 2035 तक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे करा राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो गोवा में है। इसको ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा फैक्ट डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद बहुपक्षीय अभ्यास कहाँ हुआ है? प्रगति जो है ये उमरोई मेघालय में हुआ है। नौसेना का सौर वाटिका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको किसी भी पीसीएस से पूछ सकता है। और खास करके यूपी पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी कौन लॉन्च किया है? तो जन शिकायत निवारण करना इसका प्रमुख कार्य है। और विकासकर्ता कौन है? डीआरजीपीजी द्वारा भाषणी के सहयोग से किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। और प्रयोजन
क्या है, तो ये नोडल मंत्रालय इसका है, DSCR के तहत किया गया है। ये अनुदान 2 चरणों में दिया गया है, चरण 1 में 2 लाख से 20 लाख तक और चरण 2 में 50 लाख तक है, इसको ध्यान रखिएगा। PM सेतु कह रहा है 1000 सरकारी IITs को अपग्रेड करना और भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में स्थित 5 राष्ट्रीय कौशल में संस्थाओं में सुधार करना, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा, तो मेघालय में प्रस्तावित होगा, जो 2027 में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। PM स्वनिधि योजना, वेरी इंपॉर्टेंट योजना, काफ़ी बार पूछा गया है, आपको PCS में और UPSC में भी पूछा गया है। तो कैसा योजना है, तो केंद्र क्षेत्र की योजना है। हम पिछले वीडियो में बताए थे केंद्र क्षेत्र की योजना क्या होती है। केंद्र क्षेत्र की योजना वो होती है जिसका पूरा स्वामित्व या पूरा वित्त पोषण केंद्र सरकार करती है। इसका मंत्रालय कौन है, तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए चर्चा में बना हुआ था। अब देखते हैं चीता पुनर्वास योजना, ये प्रारंभ कब हुआ था, तो 2022 में प्रारंभ हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नामीबिया से 8 चीता मंगाए गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बोत्सवाना से 9 चीता मंगाए गए थे और भारत में 2026 तक चीतों की संख्या कितना हो गया, तो 53 हो गया है। इसको फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं विभिन्न प्रोजेक्ट। देखिए भारत सरकार द्वारा जब 1972 में पर्यावरण और सुधार किया, तो प्रोजेक्ट और जैव संरक्षण के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट स्थापित किया गया, चलाया गया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था, 1973 में हुआ था। ये UPSC में 2-3 बार पूछा हुआ है और UPPC में आपको 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट कब था, तो 1992 में चलाया गया था। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया गया था, 2020 में चलाया गया था। और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया गया था, 2009 में चलाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो डॉल्फिन है। तो ये कब घोषित किया गया था, इसको डेट आप लोग पूछा, UPPC में पूछा हुआ है 2 बार, तो आप लोग बताइएगा कब घोषित किया गया था और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। चलिए उसके बाद आगे कह रहा है गवाला गांव योजना, गांव गवाला योजना गौवंश को सुरक्षित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा गवाला योजना कौन शुरू किया है, तो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया है। इसके तहत प्रत्येक नियुक्त किया जाएगा, इसको ध्यान रखना है, बस इसको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद माउंट आबू का नाम बदलकर अबूराज कर दिया गया है। अब 4 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में हाल ही में चुनाव हुआ है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में देख लेते हैं, ये पश्चिम बंगाल में देख लेते हैं कितना विधानसभा की सीटें हैं, 294, और असम में 126, तमिलनाडु में 234 और केरला में 140 और पांडुचेरी में 30। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे बीजेपी का सरकार बना, यहाँ बीजेपी का सरकार बना, तमिलनाडु में ये आपको नया सरकार देखने को मिला है। केरल में कांग्रेस की वापसी हुई है। इसकी मतगणना कब हुई थी, तो 4 मई 2026 को हुई थी। गुजरात भी ने मार्च 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है। इसके पहले मैं बता चुका था कि ये आपको उत्तराखंड, उसके बाद गोवा और गुजरात और छत्तीसगढ़ समान नागरिक संहिता लाने वाले राज्य बन चुके हैं। तो आर्टिकल कितना प्रावधान किया गया है, तो DPSP के तहत आर्टिकल 44 में UCC का प्रावधान किया गया है। चलो उसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना, ये कब शुरू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2026 को लागू हुआ है। पात्र महिलाएं को होगी 10-10 हज़ार रुपया से 1,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। देखिए ये याद नहीं रखना है, बस किस राज्य का है, तो पंजाब का है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद स्वदेशी हल्को लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड उड़ान भरने वाला पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। निर्माण किसके द्वारा, तो हॉल द्वारा किया गया है। जो इसका ग्रुप विमान कैप्टन थे कौन थे, तो NS बद्दुआर थे। उसके बाद कह रहा है नेशनल डेंटल कमीशन, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर 1948 में बना था। ये जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर नेशनल डेंटल कमीशन का स्थापना किया गया है। इसका चेयरमैन कौन है, तो संजय तिवारी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका चेयरमैन कौन है, संजय तिवारी हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय में कहा है कि हिंदू के अंतर्गत हिंदू, सिख अथवा बौद्ध धर्म के अनुयायी द्वारा कोई भी अन्य धर्म अपनाने पर शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब कह रहा है कि जो भी हिंदू के अंतर्गत आते हैं, बौद्ध और सिख, अगर उन्होंने अन्य धर्मों को ये अपना लिया है, तो उनका जो शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ये जो न्यायाधीश थे PK मिश्रा एवं मनमोहन पीठ के द्वारा निर्णय सुनाया गया था। उसके बाद PM किसान सम्मान निधि योजना, ये 2 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू किया गया था। उसके बाद
कह रहा है कलिंजर का किला को भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए यूपी पीसीएस वाले जितना भी है यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये यूपी के बांदा जिले का पहला भू विरासत स्थल है, इसको ध्यान रखिएगा। अब तक 70 स्थलों को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल के घोषित किया जा चुका है। और भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? तो 1891 में हुआ था, 51 में हुआ था, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे कह रहा है नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो बालेन शाह बने, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। ये इसका जो प्रतिनिधि सभा कितना है? तो 275 है। और ये राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडौल है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का नाम याद रखना है। राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडौल, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन है? बालेन शाह है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की भारत यात्रा हुआ, ठीक है। रासीना डोलक में मुख्य अतिथि के रूप में थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत में अक्टूबर 2026 तक विश्व के चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की सह मेजबानी भारत और फिनलैंड के द्वारा किया जाएगा। तो पूछ देगा भारत में अक्टूबर 2026 में विश्व में चक्रीय अर्थव्यवस्था की मंच मेजबानी किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत और फिनलैंड द्वारा। देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है? देखिए वैसा अर्थव्यवस्था है जिसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए हम लोग यहाँ से कोई खनिज उत्पादन किए, उसको रिसाइकिल करके इस्तेमाल किए, फिर इसको रिसाइकिल करके फिर इस्तेमाल किए, तो चक्रीय अर्थव्यवस्था इसी को कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो और पर्यावरण प्रदूषण कम हो। 11वां राशीनाथ संवाद कहाँ हुआ है? तो भारत विदेश मंत्री आयोजित किया गया है, ये 5 से 7 मार्च 2026 में हुआ है, 2026 को, उसको ध्यान रखिएगा। ये 11वां इसका जो रासीनाथ डायलॉग था, इसका मुख्य अतिथि कौन थे? तो अलेक्जेंडर स्टब थे, जो फिनलैंड के राष्ट्रपति है, ठीक है। थीम क्या था? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए पूछ देगा हाल ही में रासीनाथ डायलॉग आयोजित किया गया, अलेक्जेंडर स्टब जो थे ये मुख्य अतिथि थे, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देगा, इसका थीम क्या है? तो थीम दे देगा संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति। कौन सा सही है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आजकल स्टेटमेंट में पूछने देखने को मिल रहा है आपको पीसीएस में भी, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसके बाद पहला आयोजन कब हुआ था? 2016 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। जियोपॉलिटिक्स म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी में हुआ, और इकोनॉमिक्स के लिए सागरीवाला संवाद सिंगापुर में हुआ। अब करा है सिपरी रिपोर्ट 2020-21। देखिए सिपरी जो है क्या ना, वो परमाणु आयातक रिपोर्ट और निर्यातक रिपोर्ट के बारे में चर्चा करता है। तो कह रहा है सबसे बड़ा आयातक कौन है? यूक्रेन। देखिए काफ़ी 3-4 वर्षों में यूक्रेन और रूस के बीच आपको युद्ध देखने को मिलता है। तो यूक्रेन जो है सबसे बड़ा परमाणु आयातक देश है। उसके बाद भारत है 8.2%, उसके बाद सऊदी अरब है, कतर है, इसको ध्यान रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ निर्यातक बोलेगा, मतलब जो देश बेचता है परमाणु, वो कौन है? हथियार बेचता है वो कौन सा है? तो यूएस है 42%, फ्रांस है 9.8%, उसके बाद रसिया है, उसके बाद जर्मनी है, ठीक है। अब कह रहा है भारत को हथियार निर्यात टॉप 3 देश में शामिल। सबसे ज़्यादा निर्यात भारत कहाँ से करता है? तो रूस से करता है 40%, फ्रांस से करता है 29% और इजराइल से करता है 15%। देखिए यहाँ यूएस दे देगा, तो यूएस नहीं है, यूएस टॉप 3 में भी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है 2026-27 की तुलना में 2021 से 25 में शस्त्र आयात में भारत में 4% तथा चीन में 72% की गिरावट आई है। मतलब 2021 से 25 तक भारत जो शस्त्र आयात करता था उसमें 4% गिरावट दर्ज किया गया, और चीन जो आयात करता था उसमें लगभग कितना गिरावट दर्ज किया है? 72%। तो ठीक है, चीन जो आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है और भारत भी बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। आगे कह रहा है आरबीआई के अनुसार 2025-26 में पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा कितना था? तो 30.1 अरब डॉलर था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसको ध्यान रखिए, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट फर्क पूछ देगा कि जारी कौन करता है? तो यूएनएसडीएन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो भारत का रैंक है वो कितना है? तो 116वां स्थान पर है। 147 देशों में भारत 116वां स्थान है, और भारत का जो अंक कितना मिला है? तो अंक मिला है 4.53 के साथ 116वां स्थान है, इसको ध्यान रखिएगा। 116, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 2025 में कितना था? 118 था, मतलब 2 अंक सुधार हुआ है। टॉप 3 पर कौन है? तो फिनलैंड। देखिए याद इसको कैसे करना है, फिनलैंड। फनी लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, तो फिनलैंड। और फिर फनी लोग रहेंगे तो आइस ठंडा भी रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टॉप 2 में रहेंगे, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, इसको ध्यान रखिएगा। बॉटम पे कौन है? तो अफगानिस्तान बॉटम पे, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कितने मानक पर जारी किया जाता है? तो 7 मानकों के आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है। देखिए अब देख लेते हैं पड़ोसी देश क्या क्या स्थिति है। पाक 104 स्थान, नेपाल 99 और चीन 65। मतलब देखिए कल्पना कीजिए, हम लोग से ज़्यादा हैप्पीनेस कौन सा है? पाक लोग 104वां स्थान पर है, हम लोग कितना 116 स्थान पे है। मतलब क्या ही है।
उसके बाद करा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया था। तो पहले पूछ लेगा राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया था, तो नीति आयोग द्वारा है। ये सेकंड संस्करण है, पहला 2025 में जारी किया गया था। ये 5 मानक पर जारी किया था, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं ये जो 18 राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक अचीवर मतलब जो प्राप्त कर चुके हैं, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एयर रिस्पेंसनल, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए तो उड़ीसा क्या है, टॉप पे है, ठीक है। उसके बाद गोवा है, उसके बाद झारखंड है। यूपी का रैंक जो है फ्रंट रनर में आता है। ये यूपी का जो स्कोर कितना है, तो 41.9 है, इसको ध्यान रखिएगा। यूपी 41.9 अंक के साथ फ्रंट रनर पे आता है और बिहार 30.9 अंक के साथ परफॉर्मर श्रेणी में आता है। तो आप जो भी अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है और यूपीपीएससी के लिए डाटा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग तीनों को इसको ध्यान रखिए। बाकी ये नीति आयोग द्वारा जारी किया था, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद करा भव्य योजना। भव्य योजना भारत औद्योगिक विकास योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो 100 पलंग एवं प्ले रेडी टू यूज औद्योगिक पार्क की स्थापना करना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करा 2025-26 में देश का खाद्यान्न उत्पादन का दूसरा अग्रणी अनुपात जारी किया गया है। तो खरीफ फसल कितना हुआ, 1741 मीट्रिक टन और रबी 1745 मीट्रिक टन। चावल 3239 और गेहूँ 1202 और गन्ना 5001 हुआ है, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद करा नारियल उत्पादन भारत का विश्व में पहला स्थान पहुंच गया, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नारियल में पहले अभी देखते होंगे, पहले तक पढ़ते होंगे तो आपको इंडोनेशिया या दक्षिण पूर्वी के देश देखने को मिलते होंगे, लेकिन इस बार पहली बार जो भारत है विश्व में नारियल उत्पादन पे नंबर 1 आ चुका है। और जो कुल नारियल उत्पादन का है वो 30.7% वैश्विक योगदान देता है भारत, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत में अगर राज्य में पूछे तो कर्नाटक टॉप पे है, ध्यान रखिए। यहाँ से पूछ देगा, कई लोग केरल मार देंगे, तो केरल नहीं, कौन सा टॉप पे है, कर्नाटक भारत में टॉप पे है। उसके बाद आगे करा है WTO की द्विवार्षिक मंत्रियों सम्मेलन का हुआ। देखिए WTO जो क्या है, विश्व व्यापारिक संगठन, गैट सम्मेलन के आधार पर किया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो द्विवार्षिक अधिवेशन होता है, मंत्री सम्मेलन होता है, वो कहाँ 14वां जारी हुआ, तो कैमरून के याओंडे में हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत का जो प्रतिनिधित्व किए थे कौन थे, तो पीयूष गोयल किए थे और 13वां हुआ था अबू धाबी में हुआ था। अब देख लेते हैं बुक और ऑथर। क्रिसमस स्प्रिंग इसका लेखक है नवतेज सरना और इट्स इज टू बी हेल्दी मलाइका अरोरा और एन एक्सीडेंटल लायर के वेणुगोपाल राव, ध्यान रखिएगा, ये दोनों महत्वपूर्ण है। उसके बाद G7 देशों के मंत्रियों का सम्मेलन फ्रांस में हुआ है, ठीक है। G7 में कौन कौन से देश आते हैं, तो देखिए याद रखिए, यूएस तो आएगा ही। उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा, मतलब ये देखिए चारों पाँचों आपको कंट्री देखने को मिलते हैं यूरोप को, ठीक है। ये जापान हो गया एशिया का, और ये 2 हो गए आपको उत्तरी अमेरिका का। तो देखिए आपको फैक्ट पूछ देगा कौन कौन सा देश है, तो ऐसे याद कीजिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये हो गया आपको यूएस और कनाडा, ठीक है। उसके बाद आपको यूरोपीय देश में हो जाएगा फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, और एशिया में हो जाएगा जापान, इसको ध्यान रखिएगा। भारत को आमंत्रित किया गया था। उसके बाद करा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली। जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजन किया गया तो दिल्ली में आयोजन किया गया, भारत मंडप में संपन्न हुआ। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा आयोजित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किसके द्वारा आयोजन किया गया था, तो दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, आयोजित किया गया था। इसका जो उद्घाटन फिल्म कौन था, तो सिराज था। निर्देशक कौन है, एलिवर लक्से, इसको ध्यान रखिएगा। स्टडी फास्ट डॉट 2026 नाटो का युद्ध अभ्यास हुआ है, तो काफ़ी चर्चा में भी नाटो बना हुआ है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यह जर्मनी बाल्टिक सागर में संपन्न हुआ, 13 यूरोपीय देश में शामिल हुआ। लेकिन हाल ही में देखिए आपको देखने को मिलेगा नाटो से और अमेरिका के बीच अच्छा संबंध नहीं चल रहा है, तो अमेरिका ने इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। उसके बाद देखते हैं ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। यूएस, इजरायल तथा ईरान के मध्य युद्ध को भारत द्वारा आवश्यकता पूर्ति हेतु किया गया है। वज्र प्रहार अभ्यास के तो है, तो वज्र प्रहार भारत और यूएस के बीच होता है। ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है और 15वां हुआ था, ये यूएस में हुआ था। उसके बाद धर्म गार्जियन, देखिए इसको ऐसे याद रखिए, वज्र प्रहार कौन करेगा, तो प्रहार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा है, तो यूएस है, तो प्रहार वो करेगा। उसके बाद धर्म गार्जियन, तो देखे होंगे भारत और जापान के बीच, बौद्ध धर्म के बीच, दोनों के बीच समानता देखा जाता है। मतलब अगर कहे तो
जापान का जो बौद्ध धर्म है भारत से ही लिया गया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनुयायी बौद्ध धर्म के हैं। तो धर्म गार्जियन किसी को हो जाएगा, भारत जापान के बीच एक 7वां संस्करण हुआ था, चबटिया उत्तराखंड में हुआ था। उसके बाद लेमतिए सेल्सियस और भारत के बीच हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद ककाडू बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत का INS नीलगिरी इसमें शामिल हुआ था। चलिए आगे देखते हैं खेलकूद। दोस्तों देखिए, आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों तक पहुंचाइए, जो लोग नए हैं उनको तक शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 2025-26 का रणजी ट्रॉफी पहली बार विजेता कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा। देखिए जो पहली बार बना है, एक तो जम्मू कश्मीर बना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। तो रणजी ट्रॉफी विजेता कौन इस बार बना है? जम्मू कश्मीर बना है। किसको हरा करके? कर्नाटक हरा करके, इसको ध्यान रखिएगा। और 2024-25 का विजेता कौन था? तो विभद्र था। 2026 के लिए ICC का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी अरुंधति रेड्डी को घोषित किया गया है। उसके बाद ये पुरस्कार पाने वाली ये 5वीं महिला खिलाड़ी बन गई है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सादिक ज़ादा फरहान, इसको ध्यान रखिए, जो पाकिस्तान का है। 99वां ग्रैंड स्लैम मास्टर कौन बने हैं? तो मयंक चतुर्वेदी। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ से अगर आप PCS फॉलो कर रहे होंगे, चाहे वनडे एग्जाम फॉलो कर रहे होंगे, तो पूछ देता है 94वां 95वां या 93 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 94 कौन बने हैं? तो इसको ध्यान रखना है, कौन बने हैं? ये आपका बने हैं मयंक चक्रवर्ती। उसके बाद अगर करेगा 93वां कौन बने हैं? तो इसको ध्यान रखना है, 93वां बने हैं आरव डेगला। उसके बाद 95वां बने हैं आर्यक घोष। तो 95 भी याद रखिए, आर्यक घोष बने हैं। और आपको 93 बने हैं कौन? तो आपको बने आरव डेंगला। तो आरव डेंगला पहले 93 हो जाएगा, उसके बीच में आएंगे मयंक, और उसके बाद 95 हो गए आर्यक घोष, इसको याद रखिएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण होगा का, इसका विजेता कौन रहा? भारत रहा, और ये विजेता न्यूजीलैंड रहा। अब तक सर्वाधिक बार ICC T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन सा देश बन गया? भारत 3 बार बन गया। इसके पहले जो भी देश जीता है 2-3, तो 2-2 बार जीता है। कुल टीम में 20 थी, इसको ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य भारत श्रीलंका में हुआ था। भारत विजेता कब कब बना है? 2007 जब पहली बार संपन्न हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था उस समय। उसके बाद 2024, उसके बाद 2026 में हुआ था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, और मैन ऑफ द मैच बने जसप्रीत बुमराह। सर्वाधिक रन साहिबजादा फरहान, और सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, दोनों को 14-14 विकेट मिला था। पहला सीरीज का आयोजन 2007 में हुआ था। अब देखते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या खबरें हैं। तो चयापचय रोग, मधुमेह, लीवर से होते ही थायराइड, फैटी, और इसमें भारत में इस रोग की वृद्धि देखी गई है। उसके बाद कह रहा है डायमिथाइल ईथर, ये रंगीन गैर संराचक और कम विषाक्त गैस होती है। गुजरात के सानंद में देश की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली परीक्षण सुविधा किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये आपको पढ़ा चुका हूँ। भारत सरकार ने 2021 में $10 बिलियन वित्तीय परिव्यय के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत किया है। तो कितने डॉलर के साथ? $10 बिलियन के साथ, इसको ध्यान रखिएगा। फैक्ट आपको पूछ देगा। बिडुटेरिया का जो 7 जून का ओपन टेस्ट हुआ था, इसमें डायरेक्ट ये फैक्ट दिया हुआ था। ये बजट 2026-27 में इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरुआत किया गया है। अब आगे करा है सर्वाइवल कैंसर की रोकथाम के लिए PM द्वारा 28 फरवरी 2026 को 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों को टीकाकरण प्रारंभ किया गया। देखिए सर्वाइवल कैंसर होता है जो खास करके लड़कियों में, महिलाओं में देखने को मिलता है। एक गॉड सील दवा एवं सर्वैक टीका उपलब्ध कराया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो बनाया किसके द्वारा बना? तो ICMR और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, ये इसको ध्यान रखिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट, इसको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। आगे करा हर्पेसिस सिम्प्लेक्स वायरस HSV लाइलाज एवं संक्रमण बीमारी है। यह मुंह एवं जनांगों पर दर्दनाक छाला पड़ता है, छाला उत्पन्न करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद करा मूनसाउन परियोजना, ये ICS और प्रतीक्षा ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? मस्तिष्क को कार्यक्षमता को सहारा देना और उन्नत ब्रेन प्रोसेसर को विकास करना, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे करा हरीश राणा व्रत, भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय मृत्यु को जुरी किया है। ये आपको जून वाला करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से उसको देख लीजिएगा। सरस्वती सम्मान, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आपको याद करने में दिक्कत होगी, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक छोटा सा नोटबुक ले लीजिएगा, सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। बाकी आप पढ़ रहे हैं तो उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो 35वां के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है।
तो 35वां सम्मान किसको मिला है, तो राजकुमार मुखोपाध्याय को। ये बांग्ला पुस्तक हर पार्वती के कथा के लिए मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, 2004 में मिला था सुशील कुमार गंगोपाध्याय को, भी बांग्ला में मिला था। और फर्स्ट मिला था 1991 में हरीश राय बच्चन को मिला था, इसको ध्यान रखिएगा। 2024 में मनमोहन उपाध्याय साधु बुद्धराय को मिला था, इसको ध्यान रखिएगा। अब करा साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2025। देखिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार जो होता है 24 भाषाओं में दिया जाता है। एक तो 22 भाषा जो भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल है वो, उसके बाद अंग्रेजी और राजस्थानी 2 और भाषा जोड़ा गया है। तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, हिंदी में किसे मिला है, तो ममता कालिया को। इनका जो बुक है जीते जी इलाहाबाद संस्मरण के लिए दिया गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। जो हिंदी में मिला है किसको मिला है, तो ममता कालिया को मिला है। ठीक है, इनका जो संस्मरण क्या है, जीते जी इलाहाबाद। उसके बाद अंग्रेजी में के लिए किसको मिला है, तो नवतेज सरना को मिला है। एक क्रिसमस स्प्रिंग के उपन्यास के लिए मिला है, तो अंग्रेजी के लिए हो गया नवतेज सरना और हिंदी के लिए हो गया ममता कालिया। ठीक है, कालिया हिंदी और सरना अंग्रेजी। पहली बार 1955 में दिया गया था। देखिए इससे और संबंधित फैक्ट देख लेते हैं आपको किस किस क्षेत्र में मिला है, उसको भी देख लेते हैं। मैथिली में किसको मिला है, यहाँ से देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ देगा। मैथिली में ध्यान रखिएगा किससे मिला है, तो महेंद्र को मिला है। म से मैथिली, म से महेंद्र को मिला है। जो इनका कृति क्या है, धात्री पात सन ग्राम, धात्री पात सन ग्राम, इसको मिला है, मैथिली के लिए मिला है महेंद्र को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद संस्कृति के लिए मिला है, किसको मिला है, तो ब्रह्मघोष को मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्रह्मघोष के संस्कृत को मिला है। ठीक है, उसके बाद उर्दू के लिए मिला है, किसको मिला है, तो सफ़र जारी है कविता के लिए किसको मिला है, प्रितपाल सिंह को मिला है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डे। देखिए विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च 2026 को मनाया गया। इसका थीम क्या था, थीम ध्यान रखिएगा, थीम जो है वन और अर्थव्यवस्था, मतलब वन और अर्थव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि आजीविका को बढ़ाने देने के लिए वनों को महत्वपूर्ण भूमिका, इसको ध्यान रखिएगा, इसका थीम है। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 मार्च को। और जन औषधि दिवस 7 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, इसको ध्यान रखिएगा। और जो इसका थीम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, उसका क्या है, दान करके लाभ प्राप्त करें। ठीक है, उसके बाद आगे करा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है सुरक्षित उत्पाद आज शाश्वत उपभोक्ता। उसके बाद राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। तो ये आपको बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया था, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 26 मार्च को। ठीक है, इसका आप लोग थीम एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आगे करा है बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, बिहार दिवस का थीम जो बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार दिवस का जो थीम है उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, वाटर एंड जेंडर इसका थीम है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय दिवस पाकिस्तान द्वारा मनाया जाता है 23 मार्च को, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, इसको भी ध्यान रखिएगा। विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। इसका जो थीम है पृथ्वी के लिए 1 घंटा दो, मतलब गिव एंड आवर फॉर अर्थ। उसके बाद स्लेव जो है, इसका जो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी। ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपको चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया है। अब देखते हैं राज्यपाल किस राज्य का राज्यपाल बने हैं। यहाँ से देख लीजिएगा, राज्यपाल आपको मिलान करने के लिए पीसीएस में 2-3 बार पूछा हुआ है। देखिए बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं, तो सैयद अंता हुसैन खान बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नागालैंड के जो नंदकिशोर यादव जो पहले क्या थे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनको नागालैंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल के RN रवि बने हैं, और तमिलनाडु के बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तेलंगाना के बने हैं शिव प्रसाद शुक्ला, और हरियाणा ये आपको हिमाचल प्रदेश के बने हैं करविंदर गुप्ता, और महाराष्ट्र के बने हैं विष्णु देव शर्मा, उनको भी देख लीजिएगा। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार कह रहा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो तमिल कवि वैरामुथु रामासामी को प्रदान किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। 59वां 2024 में मिला था विनोद कुमार शुक्ला को, और 58वां मिला था स्वामी रामचंद्र गुलजार को। देखिए बीपीएससी में पिछले बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो ज्ञानपीठ मिला है इस बार 2025 के लिए 60वां मिला है, तो मिला इनको वेरामुथु रामा सामी को मिला है, इसको ध्यान रखिएगा, तमिल कवि है।
पहली बार 1965 में दिया गया था। चीन में भारत के नए राजदूत विक्रम दोसाई स्वामी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो भारतीय राजदूत हैं चीन में कौन है, तो विक्रम दोसाई स्वामी को नियुक्त किया गया है। आगे करा, नीतीश कुमार का जनता दल का निर्वाचित निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ थल सेना के नए उप प्रमुख बने। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। धीरज कुमार सेठ जो हैं नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं थल सेना के। उसके बाद कह रहा है टाटा समूह का चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर को ब्रिटेन का नाइटहुड के उपाधि दिया गया। और आगे कह रहा स्काउटहम वाटर प्राइज 2026 एक काबिल मदानी को दिया गया, जल दिवालियापन पर शोध के लिए दिया गया। उसके बाद बीसीसीआई के प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वीमेन मिताली राज को दिया गया है। पहली उमरगिर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसे गया, शुभमन गिल और स्मृति मंदना, शुभमन गिल और स्मृति मंदना, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है माइकल बी जॉर्डन को। चाहिए हम लोग ऑस्कर पुरस्कार पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ से देखिए छूट गया था। ऑस्कर पुरस्कार 2026 मिला है, ये 58वां संस्करण है, ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन चुने गए हैं, तो पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है, इनका जो मूवी है वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है, तो वन बैटल आफ्टर अनदर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन सा है, माइकल बी जॉर्डन। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछेगी है तो कौन सा है, जेसी बर्कले। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन है, सी वैन, और अभिनेत्री कौन है, एमी डेमिगेल। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म कौन सा है, तो द गर्ल्स हु क्राउन्ड पर्ल्स। उसके बाद करा है भारत में हिंदी फिल्म होम वाइड वर्ष 2026 को ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कैटेगरी में शामिल किया गया है। अब देखते हैं शील्ड प्रक्षेपण, ये भारत और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ये स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वोया सिस्टम और तमिलनाडु के मुमतेह तट पर परीक्षण किया गया है। ये जो है समुद्री सतह से 300 मीटर की ऊंचाई तक वायुमंडलीय परत को मापेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब इम्पैक्ट फॉर प्लेटफॉर्म क्या है, तो नीति आयोग द्वारा यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग यूनिसेफ द्वारा। उसका उद्देश्य क्या है, आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉकों को पोषण को स्वास्थ्य सुधार करना। चलिए आगे देखते हैं डार्क ऑक्सीजन। देखिए पूछ देगा पहले डार्क ऑक्सीजन होता क्या है, तो इसको ध्यान से समझिए। वह ऑक्सीजन जो सूर्य के प्रकाश के बिना गहरे समुद्र में उत्पन्न होते हैं, मतलब डार्क ऑक्सीजन जहाँ पे सूर्य के प्रकाश के बिना भी गहरे समुद्र में उत्पन्न होते हैं, डार्क ऑक्सीजन कहते हैं। यह हाल ही में प्रशांत महासागर में 4000 मीटर के गहराई पर डार्क ऑक्सीजन का खोज की गई, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये शब्द पूछ लेगा डार्क ऑक्सीजन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देखते हैं रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, भारत पुष्टि 1994 में किया था, कार्टाजेना प्रोटोकॉल हुआ था 2003 में, और नोएगा प्रोटोकॉल हुआ था 2004 में, इसको ध्यान रखिएगा। अब COP 16 यूएनसीसीडी का था 2026 में, केवी कोलंबिया में हुआ था। ठीक है, हालांकि हम लोग 2026 का आयोजन जब देखेंगे कौन कौन सा आयोजन किया गया तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जो COP 16 आयोजन किया गया कैली कोलंबिया में किया गया है। उसके बाद करा एक्टिनिडिया इंडिया कीवी प्रजाति के जीरो वैली में खोजा गया है। ये कीवी प्रजाति के ये जीरो वैली कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, इसको ध्यान रखिएगा। बेला कार्ले मीठे पानी का केकड़ा है जो केरल के साइलेंट वैली में खोजा गया, इसको ध्यान रखिए। बेला कार्ले क्या है, तो मीठे पानी का केकड़ा है। यह केकड़ा का एक ही शरीर है और नर मादा के लक्षण व्यक्त करता है। उसके बाद एपिस डोर्स्टा, ये मधुमक्खी का प्रजाति है, विशाल चट्टानी मधुमक्खी के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद दिल्ली में एरोसेटिक हाईवे में तट पर देश का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरीफायर टावर स्थापित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। पूछ देगा हाल ही में देश का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरीफायर टावर स्थापित कहाँ किया गया, तो दिल्ली में किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। उस वक्त बात कर रहा है, देखिए यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, दुनिया का पहला परमाणु अस्थायी कचरा कहाँ भंडार बना है। पूछ देगा दुनिया का पहला अस्थायी पहला परमाणु कचरा भंडार तो कहाँ बना है, आपको फिनलैंड के ओंकालो में बना है।
फिनलैंड, फिनलैंड के कहाँ पे बना है? तो ओंकालो में बना है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब कह रहा है CMS, ये क्या है? प्रवासी वन्यजीव पक्षियों संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन है। ये 52 सम्मेलन के तहत किया गया था, इसके लिए प्रसिद्ध है। ये 1979 में हुआ था, 1997 के स्थापित किया गया था। ये बदकारी संधि है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा संधि है, ये जो प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए बदकारी संधि है। COP15 ब्राज़ील में किया गया था। इसका जो थीम था, जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति को जोड़ना। जोहा, जोहा क्या है? एक चावल है, इसको GI टैग मिला। ये कहाँ का चावल है? तो असम का चावल है। उसके बाद करा है भारतीय वायसन महोत्सव 2026, तो उड़ीसा के द्रविडियन देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में मनाया गया है। तो सबसे पहले पूछ देगा भारतीय वायसन महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया है? तो उड़ीसा में आयोजन किया गया है। तो उड़ीसा में कहाँ पे आयोजन किया है? तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में मनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सेकंड संस्करण है। बायसन आयुसन के संकटग्रस्त प्रजाति है और ये साइट्स के तहत प्रविष्टि वन के तहत आता है और डोलुपिया 1972 के अनुसूची वन के तहत आता है। देखिए आयुसीएन क्या होता है ना, देखिए यहाँ थोड़ा सा आप लोग समझ लिए। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो ये आपको सभी जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनकी लिस्ट जारी करता है, ठीक है। तो ये हर 2-4 साल पे अपना लिस्ट जारी करता है। उसके बाद देखता है कि कौन सा संकटग्रस्त है, कौन सा अति संकटग्रस्त है, कौन गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे इन्वायरमेंट के क्लास में। उसके बाद 60 वही है प्रविष्टि वन के तहत, WPA 1972 अनुसूची वन के तहत। देखिए भारत में जिस तरह आयुष्मान जारी करता है उस तरह भारत में जारी किया था। ये विभिन्न पेड़ों और पशुओं या प्रजातियों को सुरक्षा के लिए जारी करता है। ये चार श्रेणियों में जारी किया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन कौन सा है? तो पर्यावरण अनुकूल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन विकसित का परीक्षण किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा मई का करंट अफेयर समाप्त होता है। इसके बाद आपको जून का भी करा दिया गया है, तो आप लोग को प्ले लिस्ट वहाँ से जाकर देखिए। और आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्रयास अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए जो एक करंट अफेयर का PDF है उसको आप लोग निकलवा कर रख लीजिए और सामने उसको देख करके पढ़िए और जो चीज़ें नया लग रहा है उसको नोट कीजिए। ये आपको PCS में यहाँ से मैं बता रहा हूँ 80% क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, ठीक है। बाकी 20% क्वेश्चन के लिए उसके भी काम किया जाएगा। बहुत लोग को डिमांड था कि 500 MCQ लाया जाए। तो देखिए अभी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो इस पर काम होगा। बाकी चीज़ों को अच्छे से आप लोग देखिए और जो भी करंट अपडेटेड होगा वहाँ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको अपडेशन मिलते रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।